आज के वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है, हिमालय तथा विंध्य की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में इन फसलों को उपजाया गया था। इसका विकल्प है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है केवल ए, केवल ए। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ उपजाना आरंभ किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। इन फसलों को हिमालय तथा विंध्य की पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं उपजाया गया था। गेहूं तथा जौ उपजाने के सबसे पुराने प्रमाण मेहरगढ़, बलूचिस्तान से मिलते हैं। बिल्कुल नए तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के सबसे पुराने प्रमाण संत कबीर नगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। ये प्रमाण लगभग 9000 से 8000 वर्ष पहले के हैं। आमतौर से कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कथन है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ। इस प्रश्न के 4 विकल्प भी हैं। पहला है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है केवल ए, यानी आरंभिक नगरों का विकास सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था। इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को भी देख लेते हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? 4 विकल्प हैं। पहला अवंती, दूसरा वज्जी, तीसरा काशी, चौथा मगध। इसका उत्तर है डी, यानी मगध। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था।
इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को भी देख लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में भारत देश के नाम के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। दूसरा कथन है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा न तो ए और न ही बी। इसका उत्तर है तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा कथन है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तीसरा कथन है, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर या हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। चौथा कथन है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका उत्तर है डी। इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अलावा अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं और ये पांडुलिपियाँ अलग अलग प्राचीन भाषाओं में भी प्राप्त हुई हैं, जैसे संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। उत्कीर्ण का मतलब होता है कठोर सतह पर खोदकर अंकित करना। दूसरा कथन है, कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। इसके विकल्प हैं केवल ए, दूसरे केवल बी, तीसरा केवल ए और बी दोनों, चौथा ना तो ए और ना ही बी। इसका आंसर है केवल बी। इस प्रश्न से रिलेटेड व्याख्या को भी देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों में राजाओं, रानियों तथा अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख
निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? पहला अरामाइक और ब्राह्मी लिपि, दूसरा यूनानी और ब्राह्मी लिपि, तीसरा देवनागरी और तमिल लिपि, चौथा यूनानी और अरामाइक। इसका आंसर है डी, चौथा यूनानी और अरामाइक। इस प्रश्न से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं। अशोक का कंधार अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक नामक दो अलग अलग लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन ए में लिखा है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम के रूप में जानी जाती है। कारण आर कह रहा है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। इस प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका उत्तर होगा 1। इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहते हैं। ईस्वी को अंग्रेजी में एनो डोमिनी यानी एडी कहा जाता है। एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्द हैं जिसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है।